तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। द कंप्लीट स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ में चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट कर दिया है। और चैप्टर नंबर जो 13 है वो बेसल नॉर्म्स के ऊपर है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होने वाला और बड़े तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसल नॉर्म्स चैप्टर 13, बेसल नॉर्म्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। द बेसल कम्युनिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS वॉज फॉर्म्ड इन 1974 बाय अ ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ G10 कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है कि बेसल कमेटी ने बैंकिंग सुपरविजन एक कमेटी है जो G10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने 1974 में मिलकर बनाई थी। हेड ऑफिस इन बेसल स्विट्जरलैंड। इस कमेटी का हेड ऑफिस बेसल स्विट्जरलैंड में। इट एक्ट एज बैंक्स फॉर सेंट्रल बैंक्स। इसका मतलब है कि कमेटी सेंट्रल बैंक्स के लिए बैंकिंग रूल्स और गाइडेंस बनाने का काम करती है, इसलिए इसे बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं बेसल 1 नॉर्म से। यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है बेहतरीन तरीके से, ओके। चलो शुरू करते हैं। बेसल 1 नॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन 1988। इंडिया अडॉप्टेड बेसल 1 गाइडलाइंस इन 1999। देखो, इसका मतलब है बेसल 1 नॉर्म्स को 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इंडिया ने बेसल 1 गाइडलाइंस को 1999 में अडॉप्ट किया था। आगे बात करते हैं। स्टार्टेड कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम कॉल्ड बेसल कैपिटल अकॉर्ड, ऑल्सो कॉल्ड बेसल 1, ओके। इसका मतलब है बेसल 1 के थ्रू बैंक्स के कैपिटल को मेज़र करने के लिए एक सिस्टम शुरू किया गया जिसे बेसल कैपिटल अकॉर्ड या बेसल 1 कहा जाता है। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वॉज फिक्स एट 8% ऑफ रिस्क वेट असेट्स RWA। इसका मतलब है कि हर बैंक को अपने रिस्क वेट असेट का काम से कम क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ। देखो, इसका मतलब है कि हर बैंक को अपने रिस्क वेट असेट का कम से कम 8% ऑफ कैपिटल रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट मस्ट बी हेल्ड बाय बैंक्स to reduce the risk of insolvency. Insolvency is the situation where a bank cannot raise enough cash to meet its obligations. देखो समझो, इसका मतलब है रिस्क वेट एसेट्स के बेसिस पर बैंक को मिनिमम कैपिटल रखना पड़ता है ताकि बैंक के डूबने, इंसॉल्वेंसी का रिस्क कम हो। अब इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि बैंक के पास अपनी लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए इनफ कैश ना हो, ओके। आगे बात करते हैं। बेसल 2 नॉर्म्स के बारे में यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। बेसल 2 नॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन 2004। इसका मतलब है बेसल 2 नॉर्म 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्नॉलेज एज रिफाइंड एंड रिफॉर्म्ड वर्जन्स ऑफ बेसल 1 अकॉर्ड। इसका मतलब है कि बेसल 2 बेसल 1 का और भी बेहतर रिफाइंड, अपडेट, रिफॉर्म वर्जन है। बेसल 2 नॉर्म्स इन इंडिया एंड ओवरसीज आर येट टू बी फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। इसका मतलब है कि बेसल 2 नॉर्म्स को इंडिया और कई दूसरे देशों में पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं किया गया था। द गाइडलाइंस वर बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स विच द कमिटी कॉल्स 3 पिलर्स। इसका मतलब है बेसल 2 की गाइडलाइंस 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे बेस्ड है जिन्हें कमिटी ने 3 पिलर्स नाम दिया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है 3 पिलर्स ऑफ बेसल नॉर्म्स। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं हम। 3 पिलर्स ऑफ बेसल नॉर्म्स। कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट्स, बैंक शुड मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल, ओके। बैंक शुड मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट ऑफ 8% ऑफ रिस्क असेट्स। इसका यहाँ पर ये मतलब निकलता है कि हर बैंक को अपने रिस्क असेट का कम से कम 8% कैपिटल एडुकेसी रेशो मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ओके। और आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस बैंक्स वर नीडेड टू डेवलप एंड यूज द मैनेजमेंट टेक्निक्स in monitoring and managing all the 3 types of risk that a bank faces: credit, market and operational risk। इसका ये मतलब है दोस्तों कि बैंक को क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को मॉनिटर और मैनेज करने के लिए अच्छी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। आगे बात करते हैं। मार्केट डिसिप्लिन, दिस नीड इंक्रीज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। बैंक्स नीड टू मैंडेटरी डिस्क्लोजर देयर कार रिस्क एक्सपोजर एसेट्रा टू द सेंट्रल बैंक, ओके। इसका मतलब है कि बैंक्स को अपना CAR, कैपिटल एडुकेसी रेशो, रिस्क एक्सपोजर और अन्य इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक को मैंडेटरी बताना होता है, ठीक है। उसके बाद से
बेसल टू फेल्ड बिकॉज इट कुड नॉट ओवर द सिस्टमेटिक रिस्क। इसका मतलब है बेसल टू सिस्टमेटिक रिस्क को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए इसे सक्सेसफुल नहीं माना गया। आगे बात करते हैं, इट कुड नॉट प्रिवेंट द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। इसका मतलब है बेसल टू 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकने में सफल नहीं हो पाया। बेसल 3 वॉज प्रपोज्ड आफ्टर द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। इसका मतलब है कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बैंकिंग सिस्टम को और स्ट्रांग और सेफ बनाने के लिए बेसल 3 नॉर्म्स प्रपोज किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। ओके, लास्ट यही है, जल्दी कंप्लीट बोला ही था मैंने, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 5 मिनट ही हुए, 10 मिनट के अंदर कोशिश करता हूँ जल्दी कंप्लीट कर दूँ ये भी। बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। बेसल 3 नॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन 2010 इन इंडिया, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन March 31, 2019। इसका मतलब है बेसल 3 नॉर्म्स को 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इंडिया में इसे 31 मार्च 2019 से इम्प्लीमेंटेड किया गया। और दिस गाइडलाइंस वर प्रपोज इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑफ 2008। इसका मतलब है कि 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बैंकिंग सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग और सेफ बनाने के लिए बेसल 3 गाइडलाइंस लाई गई। बेसल 3 रिकमेंडेड दैट द कैपिटल एडुकेसी रेशियो वॉज 8% इंटेंशनली वाइल इंडिया इट इज 9%। इसका मतलब है इंटरनेशनल लेवल पर बेसल 3 के हिसाब से CAR 8% होना चाहिए, लेकिन इंडिया में RBI ने इसे कितना रखा था दोस्तों, 9% रखा था। A need was thought to further extend the system as banks in the developed economics were under capitalized over leverage and had greater faith in short term funding। देखो, डेवलप कंट्रीज के कई बैंक के पास कैपिटल कम था, उन्होंने ज़्यादा लोन दे रखे थे और वो शॉर्ट टर्म फंडिंग पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे, इसलिए बैंकिंग सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत उन लोगों को क्या हुई, महसूस हुई। द गाइडलाइंस एम टू प्रमोट a more flexible banking system by focusing on 4 vital banking parameters: capital adequacy, leverage ratio, net stable funding ratio, liquidity coverage ratio। देखो, अब ध्यान समझना, इसका मतलब है कि बेसल 3 का मेन ऑब्जेक्टिव बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत और स्टेबल बनाना है। इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट बैंकिंग पैरामीटर्स पे फोकस किया गया। पहला है आपका कैपिटल एडवोकेसी। इसका मतलब होता है बैंक के पास रिस्क को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए। लेवरेज रेशियो का मतलब होता है बैंक कितना लोन दे सकता है और कितना डेब्ट ले सकता है, इस पर कंट्रोल रखना। तीसरा है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, जिसका मतलब होता है दोस्तों बैंक के पास लॉन्ग टर्म फंडिंग स्टेबल होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ थक गया यार बोलते बोलते। फोर्थ है आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशो। इसका मतलब है बैंक के पास इतनी लिक्विड एसेट होनी चाहिए कि वो कम से कम 30 दिन तक अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को आसानी से पे कर सके। ठीक है दोस्तों, बढ़िया लगा ये चैप्टर, और अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, बिल्कुल जो सही लगे बोल देना, वापस समझा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 13 जिसमें हमने बेसल नॉर्म्स को बड़े तरीके से पढ़ा। बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, 3 पिलर्स ऑफ बेसल 2 के भी CAR कैपिटल एडुकेसी रेशियो पढ़ा, लेवरेज रेशियो, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने इसमें बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। और बाकी इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको बढ़िया से फिर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। और अगला चैप्टर जो होगा वो टाइप्स ऑफ मनी का होगा, जिसमें हम डियर मनी, बैरन मनी, हॉट मनी, हैंड करेंसी, फिएट मनी के बारे में पढ़ेंगे। बाकी मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। श्याम तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।